दोस्तों नमस्कार। क्या दौर था वो जब किसानों को लेकर संघर्ष करते हुए किसान संघ जो आरएसएस का एक संगठन है सड़कों पर उतर आता था। क्या दौर था वो जब मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का जिक्र हो या फिर उनके परमानेंट जॉब का सवाल हो या फिर उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का सवाल हो। भारत के भीतर में भारतीय मजदूर संघ आंदोलन और हड़ताल की मुनादी कर देता था। क्या दौर था वो। इस देश के भीतर में विदेशी निवेश, विदेशी सामान या फिर डिफेंस और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्र में विदेशी पूंजी आ जाए तो उस दौर में तो स्वदेशी जागरण मंच चूल्हे हिला देता था। उसे बर्दाश्त नहीं था भारतीयता और राष्ट्रहित के मद्देनजर विदेशी पूंजी को इस देश के भीतर में आने की इजाजत भी दी जाए। लेकिन अब क्या हुआ। एक झटके में सब कुछ बदल कैसे गया या सब कुछ ठीक हो गया क्या। किसान खुश, मजदूर खुश, इस देश के भीतर में विदेशी पूंजी से सत्ता खुश, इस देश के भीतर में आदिवासी भी खुश, इस देश के भीतर में हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है क्या। और आरएसएस का कोई भी संगठन इस दौर में कोई काम नहीं कर पा रहा है क्या, जबकि इस दौर में सत्ता और किसी के नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक की सत्ता है। तो अपने ही प्रचारक की सत्ता के वक्त आरएसएस को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है जो वो सड़क पर उतरने से कतराने लगी। यहां तक कि आरएसएस के 16 संगठनों के अध्यक्ष या फिर उसे संभालने वाले लोग इसलिए परिवर्तित कर दिए गए क्योंकि मौजूदा वक्त में प्रचारक की सत्ता उसकी सरकार नहीं चाहती थी कि दरअसल ऐसे लोग रहेंगे तो फिर वही आंदोलन और वही राजनीति बीजेपी को परेशान करेगी जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी को परेशान करती थी। तो मौजूदा वक्त में तो मोदी की सत्ता है और मोदी की सत्ता का मतलब यह है कि इस दौर में सरसंघ चालक मोहन भागवत हो या एक पूरी लंबी कतार हो आरएसएस के स्वयंसेवकों की, हर किसी को खामोश रहना होगा। सक्रिय तभी होना होगा जब सत्ता इशारा करेगी। सत्ता इशारा तभी करेगी जब चुनाव का वक्त होगा। चुनाव के वक्त भी आपकी सक्रियता किन मुद्दों को कैसे उठाएगी यह भी तय सरकार या फिर सत्ता के वह नुमाइंदे करेंगे जो सत्ता और देश को चला रहे हैं। तो फिर आरएसएस कहां है। यह वही आरएसएस है जिसने टारगेट लिया कि दरअसल 100 बरस जब हमारे पूरे होंगे तो 1 लाख शाखाएं इस देश में होनी चाहिए। और 1 लाख शाखाएं कैसे होंगी। फिलहाल तो यह शाखाएं 59 और 60,000 के बीच में झूल रही है। जब प्रधानमंत्री देश के प्रचारक नरेंद्र मोदी बने तो उस वक्त आरएसएस की शाखाओं की तादाद 92,000 हुआ करती थी, यानी 52,000 से छलांग मारकर इस 8 बरस में 8 बरस शाखाएं भी बढ़ा नहीं पाए, जबकि टारगेट 1 लाख का था। और इस दौर में देश के भीतर में आरएसएस का विस्तार, विश्व हिंदू परिषद का विस्तार या फिर भारतीय मजदूर संघ का विस्तार या किसान संघ का या आदिवासी संघ का, किसी भी संगठन का विस्तार उस आंदोलन से हुआ जिस आंदोलन ने आरएसएस को मदद की और विचारधारा के तौर पर आरएसएस जिन बातों को अपने संगठन के जरिए इस देश और समाज के भीतर रखना चाहती थी उसने उसे बाखूबी रखा। लेकिन 2014 के बाद सत्ता क्या प्रचारक के हाथ में आई, आरएसएस में ब्रेक लग गई। किसी भी मुद्दे पर वह बोलने को तैयार नहीं। बफोर्स पे बहुत बोला, राफेल पर चुप्पी थाम ली। इस दौर में कैसी परिस्थितियां बदलती चली गई, कुछ कच्चा चिट्ठा इसलिए देखने की जरूरत है क्योंकि आरएसएस की अपनी हकीकत बतलाती है कि दरअसल संघ मुश्किल में है। संघ की अपनी धारा थम सी गई है। संघ की विचारधारा सत्ता ना माने तो आरएसएस कुछ कर नहीं सकती है। आरएसएस से जुड़े हुए हजारों लाखों लोग इस संकट के दौर में है कि आरएसएस सक्रिय होती क्यों नहीं है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आरएसएस की अपनी साइट जो कि उसने क्रिएट की
जब आप कंप्यूटर में आरएसएस लिखेंगे तो वहां पर उसकी एक साइट आती है जिसमें तमाम घटनाक्रमों का जिक्र होता है कि हमने क्या किया, किस रूप में किया। जो आखिरी परिस्थिति है वो 14 नवंबर 2022 नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष को लेकर जिक्र किया गया है। उससे ठीक पहले 15 अक्टूबर 2022 को अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल प्रयागराज में बैठक हुई थी जिसमें तमाम प्रांत के संघ चालक, कार्यवाह, प्रचारक सभी मौजूद थे जो 45 प्रांतों से आए हुए थे। लेकिन कार्यक्रमों की इस फहरिस्त में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस दौर में सबसे टाइमलाइन के तौर पर आरएसएस ने जो काम किया वो 2016 में किया, यानी मोदी सत्ता के काल में सबसे बड़ा निर्णय आरएसएस ने अगर कुछ लिया है तो 2016 में लिया, ना 2014 में, ना 2015 में, ना 17, 18, 19, 20, 21, 22 कहीं नहीं लिया। और वह बड़ा निर्णय यह था कि खाकी नीकर छोड़कर ब्राउन रंग की फुल पैंट पहना करेंगे। इसका बकायदा टाइमलाइन में आरएसएस की साइट पर जिक्र किया गया है। तो आरएसएस कहां है, कहां खोजिएगा। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ तो भी आरएसएस नजर आई थी और उसी के बाद तय किया था नेहरू जी ने कि दरअसल इनको 26 जनवरी में परेड के लिए आमंत्रित किया जाए, क्योंकि यह जिस तरीके का सेवा भाव सैनिकों के साथ जुड़कर दिखा रहे थे तो ऐसे में इनको सामने लाना चाहिए। लेकिन कल्पना कर रहे हैं आप, ये वही आरएसएस है जो आदि शंकराचार्य का मंदिर टूट रहा है, खत्म हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, और जोशी मठ में किसी की मदद करने के लिए आपको आरएसएस के कार्यकर्ता ही नहीं, आरएसएस के स्वयंसेवक दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो क्या आरएसएस लापता हो गई है? यह वही आरएसएस है इस देश के भीतर में जब प्लेग हुआ था और बीते दिनों जब कोविड का जिक्र होता था तो उसमें भी कहते थे नहीं नहीं हम तो हैं, लेकिन कहां है, किस रूप में है, यह आपको प्लेग के वक्त में याद करना होगा जहां पर लोग घरों से निकलते नहीं थे, किसी मरीज के नजदीक नहीं जानते थे, तब आरएसएस सक्रिय हुई थी। गुजरात के भीतर आरएसएस वह भी सूरत शहर में सक्रिय हुई थी। लेकिन आज की तारीख में किसी विपदा में आरएसएस के कार्यकर्ता कहां लापता हैं। और जब चुनाव का वक्त आता है तब आरएसएस को खिलाया डुलाया जाता है कि आप सक्रिय हो जाइए क्योंकि आपने हाफ नीकर पहन रखी है और आपके ऊपर आरएसएस का तमगा है, तो दूसरी सत्ता आ गई तो आपको छोड़ेगी नहीं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से पदयात्रा के दौर में आरएसएस की विचारधारा को निशाने पर लिया, शायद कांग्रेस ने भी यह नहीं सोचा होगा कि जो काम कांग्रेस अपने तौर पर नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रचारक वो काम आरएसएस के साथ कर दिखाया। या आरएसएस को कुंडली मारकर बैठा दिया गया है, जब मुश्किल वक्त होगा तब जागृत होना। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्योंकि आरएसएस के साथ कतारों के सिलसिले को अगर समझें तो केरल में सबसे ज्यादा आरएसएस के 6,845 शाखाएं हैं, महाराष्ट्र में 4,000 शाखाएं हैं, गुजरात में 1,000 शाखाएं हैं। अगर आप इसको भी जोड़ देते हैं तो ध्यान दीजिए लगभग 12,000 शाखाएं सिर्फ इन 3 राज्यों में। और पूरे देश के भीतर में ये 59,000 है जो 1 लाख का टारगेट लेकर चले थे, वहां भी नहीं पहुंच पाए। अब यहां से असल सिलसिला शुरू होता है कि दरअसल आरएसएस का मतलब क्या है और बीजेपी के किसी भी कालखंड में या जनसंघ के दौर में भी आरएसएस की मौजूदगी क्यों रही। चाहे वो गुरु गोलवलकर ने आरएसएस को संगठन के तौर पर एक व्यापक रूप से इस देश के भीतर में फैलाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा, वो सिर्फ शारीरिक श्रम करना भर नहीं था बल्कि उसके साथ कुछ विचारों का आदान प्रदान भी करना था। लेकिन उस पूरी लंबी प्रक्रिया से जब आप गुजरते गुजरते 2014 के मुहाने पर आकर खड़े होंगे तो आरएसएस के साथ जो नई पीढ़ी, जो उनके अपने बच्चों की थी, जो दोस्त मित्रों की थी, जो साथ खड़ी थी, और समाज के भीतर भी सबको इस दौर में कुछ काम चाहिए, रोजगार चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सत्ता की मलाई चाहिए। सत्ता ने तय किया इन्हें कुछ ना कुछ देते चले जाएंगे, सुविधाओं से सराबोर कर देंगे। अब ये साइकिल पे क्यों घूमे, रेलगाड़ी के उस डब्बे में क्यों जाए जहां रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, और आरएसएस संवाद और सरोकार लोगों से क्यों बनाए। तो एक झटके में सरकार ने अपनी नीतियों में
जब परिवर्तन किया जो इससे पहले बीजेपी की नीतियां थी या इस देश के भीतर जिसका विरोध बीजेपी किया करती थी, उन सब से उलट जो पहला निर्णय लिया गया वह कॉरपोरेटीकरण का था, यानी कॉरपोरेट के साथ हमें खड़े होना है। आरएसएस की तरफ से पहली बार यह आवाज आई कि दरअसल आप अपने आप की वैचारिक परिस्थिति को पलट रहे हैं, तो कहा गया कि आप अपने प्रोग्राम को बताना शुरू कीजिए। हर प्रोग्राम के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कॉरपोरेट के सीएसआर का ही शिफ्ट होगा और प्रकल्प आपका होगा, पैसा उसका होगा, सरकार हमारी है, देश हमारे अनुकूल हो जाएगा। यानी एक झटके में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो फिजिकल मूवमेंट थे वो सत्ता के लिए और सरकार के लिए चलने लगे। जनता एक झटके में गायब हो गई, क्योंकि जैसे ही आप जनता के बीच जाइएगा तो जनता के 10 सवाल होंगे जो इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। वो हो सकता है महंगाई को लेकर हो सकता है बेरोजगारी को लेकर हो सकता है इस देश के भीतर में उस पूंजी को लेकर हो जो पूंजी अपने तौर पर कॉरपोरेट और बड़े बिजनेसमैन तो कमा रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है जो व्यापारी तबका है उसके भी तो कुछ सवाल होंगे जो जीएसटी के बाद बर्बाद हो गया। जीएसटी के वक्त पूरे तरी और बुरे तरीके से सूरत के व्यापारियों को कुचला गया। यह सूरत के भीतर की हकीकत है। गुजरात से निकले हुए गौतम अडानी जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वहां के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे, जो वहां के डायमंड मर्चेंट थे, उनको कहा गया कि आपने हमें जीएसटी के वक्त धोखा दिया, नोटबंदी के वक्त धोखा दिया, तो आपको पनपने नहीं देंगे। और जो भी व्यापारी अपने बूते निकलना चाहा उसके दरवाजे पर एजेंसी लाकर खड़ी कर दी गई और वसूली शुरू हो गई। तो क्या आरएसएस से दूर व्यापारी तबका भी भागने लगा? और यह भारत के भीतर में आरएसएस के सामने पहली बार एक ऐसे संकट के तौर पर उभरा कि दरअसल उसकी अपनी सत्ता भी है और उस सत्ता के पाने के पीछे अपना विचार भी है, लेकिन सब कुछ उलट जाएगा यह किसी ने कैसे सोचा होगा। अब ध्यान दीजिए कि दरअसल क्या आरएसएस को डर तो नहीं लग रहा है। आरएसएस के सामने जो मुद्दे थे वह सुप्रीम कोर्ट के जरिए समाधान के रास्ते चले गए, या जिस तरीके से आरएसएस मुद्दों के आसरे लोगों को जोड़कर लोगों के जरिए उन मुद्दों को सफल बनाने की दिशा में बढ़ना चाहता था, एक झटके में आरएसएस को साइड करते हुए इस दौर में अदालतों का सहारा लिया जाने लगा। इससे आरएसएस नाराज हो गया या आरएसएस दरकिनार कर दिया गया, या फिर इसके साथ यह मैसेज गया कि दरअसल आपको उस कोकणस्थ ब्राह्मणों की वो सोच को दरकिनार करना होगा। आप उस फिलॉसफी में आके खड़े हो जाइए जहां पर ओबीसी मायने रखे, जिस बात का जिक्र बार बार होता है कि दरअसल सत्ता अगर पास रहेगी तो विचारधारा ही सत्ता है। सत्ता से बड़ी विचारधारा कुछ हो नहीं सकती है। तो सत्ता अगर पास में है तो फिर विचारधारा की क्या जरूरत है और आरएसएस की क्या जरूरत है? क्या ऐसी स्थिति में इस देश के भीतर में संघ की पहल खत्म हो गई? क्या ऐसी परिस्थिति में जो नकेल राजनीतिक शुद्धिकरण के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संघ अक्सर बताया करता था, वाजपेयी जी के दौर में तो हर किसी ने देखा परखा है कैसे यशवंत सिन्हा पर हमला हुआ, कैसे उनकी गद्दी चली गई, वित्त मंत्रालय से उनको विदेश मंत्रालय संभालना पड़ा और जसवंत सिंह वित्त मंत्री बना दिए गए क्योंकि मसला स्वदेशी का था। उस दौर में जो राजनीति समझते थे, जो करते थे, आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? हमारे पीछे गोविंदाचार्य जी की किताब है। बीते दिनों वो गंगा यात्रा कर रहे थे, यानी जिस वक्त इस देश के सामने सबसे ज्यादा आर्थिक संकट का दौर हो, जिस दौर में भारत के सामने विदेशी निवेश और हर क्षेत्र में फॉरेन फंडिंग का जिक्र खुले तौर पर हो रहा हो, उस समय गोविंदाचार्य गंगा यात्रा कर रहे थे। अब ये बोलने और बताने की जरूरत नहीं है। उनके बगल में जो तस्वीर है वो एमजी वैद्य की है। एमजी वैद्य जी का निधन हो चुका है। इनके बेटे मनमोहन वैद्य जरूर इस दौर में आरएसएस के तौर पर अपने वक्तव्यों को देते रहते हैं, लेकिन एमजी वैद्य से ठीक उलट, यानी एमजी वैद्य जिस सोच के साथ आरएसएस को पालते सालते अपनाते आगे बढ़ते रहे, और वो अभी से नहीं बल्कि उन्होंने उस दौर से देखा जब गुरु गोलवलकर जी खड़े थे, फिर देवरस जी आए, उस दौर से समझते समझते मोहन भागवत जी के दौर में उनका निधन हुआ। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या संघ बदल गया?
संघ की जरूरतें बदल गई, विचारधारा बदल गई, सोच बदल गई और राहुल गांधी एक के बाद एक हमला करते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 21वीं सदी का गौरव है ये आरएसएस जो है। तो क्या राहुल गांधी आरएसएस पर चोट करके आरएसएस को जगा रहे हैं कि अगर आरएसएस ही खत्म हो गया तो फिर लड़ाई पॉलिटिकल वे में बीजेपी से क्या लड़ी जाए, और बीजेपी का मतलब जब मोदी ही होंगे तो फिर एक शख्स पे अटैक करने से अच्छा है इस समाज को ही जागृत करो, इस समाज के भीतर से ही वो आवाज निकल कर आए। तो सही मायने में आरएसएस के साथ जो सिमटे हुए लोग थे, पहली बार वह पदयात्रा को देखते वक्त यह महसूस कर रहे हैं कि दरअसल जो आरएसएस को करना था वो आरएसएस नहीं कर पाई। आरएसएस को जिस रूप में नकेल तो नहीं कसना, लेकिन जो चेताना था, जो डायरेक्शन देनी थी, वह भी नहीं दे पाई। उससे कहीं बड़े रूप में राहुल गांधी की पदयात्रा निकल कर आ गई। वह एक तपस्वी और तपस्या के तौर पर भी यात्रा को बतला रहे हैं और राजनीतिक तौर पर इस समाज को ट्रेंड भी कर रहे हैं और आरएसएस की जो सोच थी उसको भी निशाने पर ले रहे हैं। यानी तीन काम एक साथ राहुल की पदयात्रा कर रही है। इसीलिए आरएसएस के भीतर कुछ सवाल है कि क्या मोदी सत्ता को रहने दिया जाए, और अगर नहीं रहने दिया जाए तो हम हटा भी कैसे सकते हैं सिवाय इसके कि हम सक्रिय ना हो। और गुजरात की जीत के बाद आरएसएस के सामने और मुश्किल हालात है, क्योंकि गुजरात की जीत को लेकर और जीत से पहले प्रचार के वक्त में आरएसएस लगातार यह कह रहा था कि अगर हम सक्रिय नहीं होंगे तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। और गुजरात के भीतर जितने सवाल हैं, और चूंकि गुजरात भी एक तो प्रयोगशाला के तौर पर आरएसएस का ही रहा, जैसे उत्तर प्रदेश को शुरुआत में बनाया कमंडल के जरिए, उसका एक रूप 2002 में कहीं ना कहीं दंगों के आसरे या समाज के विभाजन के आसरे या हिंदुत्व की एक मोटी लकीर के आसरे गुजरात में खींचा गया, और उसको गुजरात मॉडल हिंदुत्व का जो था वह गुजरात के मॉडल और उत्तर प्रदेश के मॉडल में भी एक फर्क कर रहा था। लेकिन इस दौर में ध्यान दीजिए, सावरकर का सवाल हो, आरएसएस की विचारधारा का सवाल हो, नीकर का सवाल हो, उस विचारधारा के जरिए नफरत और घृणा का सवाल हो, आरएसएस तमाम चीजों को भी जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगा रही है, उसको भी आत्मसात करते हुए कहीं निशाना नहीं साध रही है राहुल गांधी पर, कहीं कह नहीं रही है कि ये गलत कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के चंद नेता कहने लगते हैं, आरएसएस खामोश है। यानी आरएसएस इस बात की दिशा में धीरे धीरे बढ़ रही है कि अगर मोदी सत्ता कंटिन्यू कर गई तो आरएसएस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और मोदी सत्ता कंटिन्यू ना करे इसके लिए वो सिर्फ मनौती मना सकती है, उसकी सक्रियता से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे इस दौर में जो लाभालाभ सत्ता और सरकार के जरिए मिला, अब हर कोई गाड़ी से घूमता है, हर के घर में एसी लगा हुआ है, हर हवाई जहाज से घूमने का आदी हो गया है, बड़ी बड़ी जगहों पर वो कोई भी कार्यक्रम करता है तो वो इवेंट के तौर पर होते हैं, हर कार्यक्रम में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसकी पूरी सूचना एलआईबी जो होती है सरकार तक पहुंचा देती है। यानी सूचना तंत्र सरकार का ऐसा है कि आपके इर्द गिर्द कोई भी रचना, यानी मजदूरों को लेकर अगर बीएमएस सक्रिय होगी तो अगले दिन उसके दरवाजे पर ताला लग जाएगा, किसान संघ अगर सक्रिय होगी तो उसको मुश्किल हो जाएगी, आदिवासी संघ सक्रिय होगा उसको मुश्किल हो जाएगी, स्वदेशी जागरण मंच सक्रिय होगा उसको मुश्किल हो जाएगी, विश्व हिंदू परिषद भी अगर आंदोलन के जरिए मथुरा चाहता है तो मत आंदोलन करो, हम देखेंगे, क्योंकि राजनीति साधने के लिए किसी जगह पे धर्म की जरूरत पड़ेगी, किसी जगह सांप्रदायिकता की जरूरत पड़ेगी, किसी जगह विकास की जरूरत पड़ेगी, किसी जगह इन सब की नहीं बल्कि सिर्फ उस अनुष्ठान की जरूरत पड़ेगी जिसमें लार्जर देन लाइफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो आरएसएस से निकले जरूर हैं, प्रचारक जरूर हैं। इनका उपयोग कब, कैसे, किस रूप में करना है यह सत्ता ही तय करेगी, आप तय मत कीजिए। ये एक नई परिस्थिति आरएसएस के सामने आकर इस दौर में खड़ी हो गई है। तो तीन सवाल सबसे बड़े हैं। क्या प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी का बना रहना आरएसएस के लिए घातक हो चला है और आरएसएस ने इस दौर में खामोशी बरत ली है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस दौर में जो आरएसएस देख रही है और जिस तरीके से राजनीतिक प्रयोग मोदी सरकार एक के बाद एक करती चली जा रही है और उसका कोई विरोध
अब अगर वो नहीं करती है तो उसके अपने संगठनों का आने वाले वक्त में जब सत्ता बदल भी जाएगी तब भी क्या मायने रहेगा, क्योंकि वह तो अब के दौर में कहीं ज्यादा जिन सवालों को राहुल गांधी उठाते हैं और जिस तरीके से देश के भविष्य के विजन की दिशा में जाते हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर एमएसएमई हो, चाहे कॉरपोरेट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, चाहे इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, या उस पूंजी के आश्रय जो पूंजी चंद हाथों में सिमट गई उसका विरोध जब वो कर रहे हैं, तो क्या संघ जिस सोच को अभी तक रखते रहा गैर राजनीतिक होकर, अगर वो राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी उन चीजों को बता रहे हैं तो फिर संघ क्या करेगा? अपने तमाम संगठनों के दरवाजों पर ताला लगा देगा, या फिर आने वाले वक्त में राहुल गांधी का जाप कहीं तेजी से शुरू करेगा जिससे सत्ता परिवर्तित हो जाए, या फिर राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रियता मोदी के चुनाव के लिए भी वह खुद को खत्म कर देगा? यह दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल इन दोनों से महत्वपूर्ण, इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता क्या करेगी? जो प्रचारक होकर निकली, राजनीतिक शुद्धिकरण के आश्रय राजनीति में जिसने कदम रखा और मौजूदा वक्त में समूचे देश को वो अगर हाँक रही है, तो फिर वह पूरी की पूरी धारा जिसका पाठ आरएसएस के भीतर शिक्षा सत्र में अब भी दिया जाता है, उसका क्या महत्व बचेगा जब वहां पर कोई सवाल खड़ा करेगा? वो प्रथम वर्ष का हो या द्वितीय हो या तृतीय या चतुर्थ वर्ष का हो, वो जब सवाल खड़ा करेगा कि मौजूदा प्रचारक की राजनीतिक सत्ता का पाठ है कि देश ऐसे चलाना चाहिए, यही ठीक है, तो आप देश से हटकर कैसे होंगे और हम लोग की भूमिका क्या होगी? इन सवालों का जवाब संघ के भीतर संघ को खत्म कर रहा है। वैचारिक तौर पर, मानसिक तौर पर, मौजूदगी शारीरिक तौर पर जरूर है और राहुल गांधी उसी पर चोट करते हैं और नरेंद्र मोदी उसी को खत्म करते हैं। इस परिस्थिति में भारत के भीतर आरएसएस के 100 बरस जश्न के तौर पर तो मनाए जाएंगे, लेकिन आरएसएस की धारा कौन सी, विचारधारा कौन सी, वो आरएसएस की नहीं, अब प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल सोच होगी, इकोनॉमिक सोच होगी, सोशल सोच होगी, कल्चरल सोच होगी, रिलीजियस सोच होगी, वही दरअसल इनकी धारा होगी। यानी आरएसएस को भी अपने भीतर आत्मसात प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। खेल अभी तक उल्टा होता था, आरएसएस के भीतर से निकलकर सब नजर आते थे, अब इन्होंने आरएसएस को इस डिजाइन में जब क्रिएट कर दिया, तो क्या आरएसएस वाकई भयभीत है, खत्म हो रही है वो, या सुविधाओं की आगोश में खोई हुई है? परखिएगा जरूर जब भी कोई आरएसएस का स्वयंसेवक मिले आपके सामने, या कोई पदाधिकारी मिले जो अलग अलग पदों पर आसीन हो, उनसे पूछिएगा जरूर कि आरएसएस की धारा है कौन सी? मोदी की धारा आरएसएस की धारा है या आरएसएस की कोई अलग धारा है? राहुल की धारा आरएसएस की धारा रही या कोई अलग धारा है? वैचारिक तौर पर जो घृणा और नफरत का जिक्र हो रहा है, क्या आरएसएस की खामोशी के बीच भी उसी का जिक्र करते हुए ढाल बना के प्रधानमंत्री मोदी प्रचारक की भूमिका में अपनी सत्ता तो नहीं चला रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।